जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो सही हूँ, अच्छा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे और अपने पढ़ाई में, अपनी तैयारी में यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आप बहुत ही कठोर मेहनत कर रहे होंगे। चाहे जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, रजाई में घुस के पढ़ रहे होंगे या कंबल में पढ़ाई कर रहे होंगे या खुले मैदान में पढ़ रहे होंगे, ऐसा ही कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मैं बधाई करता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग मेहनत से पढ़ रहे हैं। और याद करिए, थोड़ा समय कम नहीं, बहुत समय कम मिला हुआ है। इसके लिए थोड़ा सा हर व्यक्ति दुखी है, आत्मा उसकी दुखी है। स्टूडेंट की कोई क्या कर पाएगा, लेकिन चलिए क्या किया जाएगा। हम हमारे लिए, हमारे किस्मत में समझिए कि यही कुछ लिखा है। चुनौतियों को स्वीकार कर लीजिए और चुनौतियों को स्वीकार कर लीजिए और काम को अपने आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम क्या करेंगे कि मात्र बहुत 30 दिनों के अंदर में हम पूरी जीएस की क्लास को खत्म करेंगे। बस लगातार यदि आप हमारे यहाँ बने रहें, हमारी वीडियो देखते रहें तो ठीक है। आइए देखते हैं कि क्या कैसे हम लोग तैयार करेंगे। तो समझिए कि हम 30 दिन में जीएस की फिनिश करने की बात करते हैं। बात सही है, लेकिन भारत के भूगोल को शुरू कर रहे हैं आज। तो भारत के भूगोल में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और यह नोटिफिकेशन में दिया भी गया है। आइए देखते हैं नोटिफिकेशन को और कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। आप देख रहे हैं कि जो सिलेबस है उस सिलेबस में भूगोल का पार्ट है। तो भूगोल का ये पार्ट है विश्व का भूगोल और एक है भारत का भूगोल। तो हमने शुरू किया है भारत के भूगोल से। तो भारत के भूगोल में पहला ही चैप्टर आपके सामने मिला है, इसका नाम है राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। और धीमे धीमे सर जो कवर कर लेंगे, बड़े आसान से देखते रहिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े हम। चलिए, भारत का भूगोल राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है और देख रहे हैं कि भारत की, इसके पहले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पढ़ने के पहले हम लोग भारत के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें कि भारत कहाँ पर स्थित है, भारत क्या है, भारत की सीमाएं क्या है। ये सारी बातें हम लोग क्या कर लें, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो दिखा रहा है कि इसके परिचय हम देते हैं थोड़ा सा कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। इस भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व संघ शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद देखा जाएगा कि भारत की सीमाएं तथा पड़ोसी देश के साथ, यानी कि भारत तो है लेकिन इसकी सीमाएं कुछ पड़ोसी देशों के साथ मिलती, इनके बारे में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। इसके बाद कुछ और भी बातें हैं जिसे कहते हैं हम लोग अन्य तथ्य। तो अन्य तथ्यों के बारे में भी हम लोग क्या है, पढ़ने का काम करेंगे। इसके बाद दूसरा चैप्टर की भारत की भौगोलिक स्थिति की बात हम लोग करें तो ये भारत की भौगोलिक स्थिति भी देखेंगे। लेकिन आइए हम लोग चैप्टर को शुरू कर देते हैं। तो कह रहा है कि भारत की स्थिति की बात करता है। तो भारत की स्थिति कहाँ पर है, आइए एक बात को समझिए। मैं एक बात बोलूं कि यह है हमारा ग्लोब, यह है हमारा ग्लोब, इसे हम लोग पृथ्वी कहते हैं। और आप जानते हैं कि पृथ्वी को एक बराबर भागों में विषुवत नामक रेखा क्या है, काटती है। कौन काटती है, तो कहेंगे कि विषुवत रेखा जो है क्या बराबर भागों में काटती है, काल्पनिक रेखा है। समझिए बात को। और काल्पनिक रेखा है और उसके बाद आप जानते हैं कि 23.5 डिग्री पे एक और रेखा काटती है, जिसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा एक और रेखा इस पर काटती है जो किसी विषुवत रेखा के दक्षिण की तरफ काटती है, उसे कहते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा कहा जाता है। ये ऐसी रेखा है जिसको आप देख नहीं सकते, इसीलिए मैं कहता हूं कि हे रेखा तुम्हें कभी नहीं देखा। और ये 0 डिग्री पे काम करता है और यह है आपका 23.5 डिग्री। कितना है कि 23.5 सही 1/2 डिग्री पे काम करता है। और यही इधर जाएंगे तो ये भी 23.5 डिग्री पर ही क्या है, काम करेगा। और आप जानते हैं कि यह है हमारा ग्लोब और इस ग्लोब को पूरब से और पश्चिम के बीच में, क्या मैंने बोला कि पूरब से पश्चिम के बीच में 2 रेखाएं काटती हैं। लेकिन एक उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक के भी एक रेखाएं काटती है। और इस रेखा को क्या कहते हैं, इस रेखा को कहा जाता है, इस रेखा को कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। और इसे हम लोग देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो जो ये देशांतर रेखा है, इस देशांतर रेखा को जो ऐसे रेखा आई हुई है, अब आप बताएं, इसे भी पृथ्वी की 2 भागों में काटने का काम करती है। लेकिन अभी बात हमारी खत्म नहीं हुई है और हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पे हमारा एक
देश है प्यारा सा, जिसका नाम है भारत। कौन सा देश है? तो कहेंगे यहाँ पे एक हमारा प्यारा सा भारत है। और यह प्यारा सा भारत को क्या करती है, जो आपका कर्क रेखा है वह 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। क्या राज्यों से गुजरती है? तो कहेंगे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसीलिए इनकी रेखाओं के बारे में हमको पढ़ना आवश्यक है। एक बात है समझिए। उसके बाद लिखा हुआ है कि अक्षांशीय तौर पे उत्तरी गोलार्ध में, ये बताइए कि यह एक गोला है और यह एक गोला है। तो जब ये गोले में अगर हम इसको आधा से भागों में काट देंगे तो कहेंगे कि यह भाग दक्षिणी गोलार्ध है और यह भाग उत्तरी गोलार्ध है। क्योंकि गोला को आधा करेंगे तो कहेंगे कि गोलार्ध, गोला को आधा करेंगे तो क्या कहेंगे? गोलार्ध। तो इसको 2 भागों में बांटेंगे। एक गोला इधर ऐसे देखिए, एक गोला ऐसे। इस गोले को क्या कहते हैं? इस गोले को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इस गोले को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे हम लोग? ये उत्तर दिशा में है ना, इसे कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। याद करिए, इसे कहते हैं हम लोग उत्तरी, इसे हम लोग गोलार्ध के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। यह आपका उत्तरी गोलार्ध। हम लोग उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। लेकिन यही गोलार्ध, जब यही गोलार्ध आप देखेंगे कि इधर से क्या हो गई, ये आधा हुआ। तो इस गोलार्ध को अब हम लोग क्या कहेंगे? इस गोलार्ध को यदि हम लोग कहेंगे, इसे कहते हैं हम लोग दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब ये दक्षिणी गोलार्ध हुआ और यह उत्तरी गोलार्ध हुआ दोस्त। तो उत्तरी गोलार्ध में कौन स्थित? तो कहेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में अपना प्यारा सा भारत स्थित है। इसलिए तो जब इसीलिए कहा लिखा गया यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध। तो भारत कहाँ पे स्थित? तो कहेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एक बात तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, भारत उत्तरी गोलार्ध, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ध्यान दीजिए भाई साहब, भारत कहाँ स्थित? कहेंगे भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एक बात है, लेकिन एक बातें और भी आपको यहाँ देखने की मिलती है बड़े प्यार से। दूसरी बातें मिलती है कि भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे है? तो कहेंगे कौन सा बात आ गई, यह भारत कहाँ पे स्थित? कहेंगे कि पूर्वी एवं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आप कहेंगे कि उत्तरी पूर्वी का क्या मैटर है? समझिए, तो उत्तरी और पूर्वी का मतलब यह है कि हम तो उत्तर में आइबा कर रहे हैं आधे गोला में, लेकिन एक रेखा जो देशांतर रेखा काट दिया है तो देखा गया कि इधर पूर्व का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? इसे हम लोग क्या कहेंगे? पूर्व का क्षेत्र है। तो हम लोग उत्तर में भी है, पूर्व में है, इसीलिए कहते हैं उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़ना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए। आइए, तो लिखा है कि अब बात हम लोग करेंगे कि भारत किस महाद्वीप में आता है? तो कहेंगे भारत एशिया महाद्वीप में आता है। लिखा गया है यहाँ पे, द्वीप के बारे में बात करेंगे तो भारत एशिया महाद्वीप के आएगा। लिखेंगे हम लोग भारत एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो कहेंगे दक्षिण में स्थित है। समझ में आ रहा होगा? कहाँ पे स्थित? तो कहेंगे कि दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। भारत एशिया के कहाँ स्थित? कहेंगे दक्षिण में स्थित है। दक्षिणी में स्थित है। तो आप देख लीजिए, भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है, भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है। यह बात है, आपको सोचना चाहिए। और दूसरी बात है कि देखिए लिखा भी है एशिया, तो कहाँ है भारत? कहेंगे भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है। और भारत के कुछ उप देश भी हैं, जिसे कहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो कहेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कौन? तो कहेंगे इंडिया मतलब भारत आता है, इंडिया मतलब भारत। ठीक, उसके बाद पाकिस्तान आपको दिखेगा, नेपाल आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा दोस्त?
नेपाल आपको दिख रहा होगा, भूटान है और बांग्लादेश है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत इंडिया, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश आते हैं और बांग्लादेश आते हैं और बांग्लादेश आते हैं। यह आपके कुल मिलाकर के भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर पांच ऐसे देश हैं जो आते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझा। लेकिन आगे और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसके कौन कौन, अगर नजदीकी देश है तो आप ये देखिए कि यहाँ पे कौन कौन इसके प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, यहाँ की मुद्राएं क्या है, यहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ की राजधानियां क्या है। तो आइए देखिए, भारत के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की राजधानी क्या है, तो कहेंगे कि भारत की राजधानी इंडिया, मतलब भारत की राजधानी नई दिल्ली। पाकिस्तान की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं इस्लामाबाद। नेपाल की राजधानी काठमांडू, भूटान की राजधानी थिम्पू और बांग्लादेश की राजधानी ढाका और ढाका। नोट कर लीजिए। आगे देखिए ये है आपका प्यारा सा भारत, और भारत के इर्द गिर्द जो देश हैं सभी को मिला लेंगे, जिसे कहा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। आइए, ठीक है ना। एक बात और समझिए कि भारत भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। ठीक है ना। तो 876 किलो का मतलब है कि ये आप देख रहे हैं भारत है, ये अपना भारत देश, और जो बीच की यहाँ से दूरी है वो कितना दूरी है, तो कहेंगे 876 किलोमीटर है। किसकी दूरी, तो कहेंगे ये भूमध्य रेखा, और यहाँ पे भारत अगर है, ये कौन है, यहाँ पे भारत, तो यहाँ से जो दूरी आपको दिखाई देगी कितना है, तो कहेंगे 876 किलोमीटर है। ठीक है ना, किलोमीटर है। ये बात आपको माइंड में रखने की जरूरत है। ठीक है। अब देखेंगे भारत का नामकरण। ये बताइए कि भारत का नाम कैसे पड़ा, भारत का नाम कैसे पड़ा। तो जानते हैं कि भारत को कई नामों से जाना जाता है, भारत को कई नामों से जाना जाता है। ठीक है ना। जैसे तो लिखेंगे नामकरण, नामकरण, राइट। तो नामकरण में यदि आया जाए तो देखा जाए कि इसको पहला नाम आपको देखेंगे आर्यव्रत। क्या बोलेंगे, आर्यव्रत, आर्यवर्त इसका नाम है। तो आर्यवर्त इसका नाम किसने दिया, तो कहेंगे कि आर्यों ने दिया। कौन दिया, आर्यों ने नाम दिया। कौन दिया, तो कहेंगे आर्यों ने नाम दिया। इसके बाद देखा जाए दूसरा नाम भारतवर्ष। तो भारतवर्ष की जैसे ही बात आती है, आप जानते हैं कि भारत में आर्यों के कुछ कबीला हुआ करते थे। आर्यों के कबीलों के नाम पर क्या पड़ा, इसका नाम भारत पड़ता है। और तीसरा नाम आप देखेंगे तो तीसरे नाम पे यदि हम लोग जाए, इसका नाम है हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान को बताने वाले कौन, तो कहेंगे ईरानियों ने दिया नाम, ईरानियों ने इसका नामकरण किया। इधर हो रहा ना भाई साहब, हो रहा होगा। चौथी बात इसका क्या नाम है, चौथे नंबर पे कहेंगे इंडिया नाम इसका है। अब प्रश्न ये बनता है कि आखिर इसका इंडिया का नाम किसने दिया, तो इंडिया ने यूनानियों ने कहा, यूनानियों ने इसका नाम दिया। कौन दिया, तो कहेंगे यूनानियों ने दिया। पांचवें नंबर पे देखा जाए तो कहा जाएगा इंतु। तो इंतु ने इसका क्या है, इंतु नाम भी है। भारत का इंडिया भी नाम है, भारत का इंतु भी नाम है। तो इंतु देने वाले कौन, तो कहेंगे चीनी यात्रियों ने नाम दिया। क्या दिया, चीनी यात्रियों ने इसका नाम दिया। किधर हुआ कि नहीं हुआ, हो रहा होगा। तो इस प्रकार से भारत को 5 नामों से जाना जाता है। एक बात और हम आपको बता दें कि 1947
1947 में आजादी के बाद और भारत में संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद 1950 में इसका नाम पड़ा इंडिया। इंडिया या भारत, क्या नाम है इसका? भारत, यह नाम पड़ा आजादी के बाद। भारतीय संविधान में इंडिया या भारत वर्णित है। और एक चीज और आपको यही समझा देना चाह रहा हूँ, यहीं पे समझा देना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल पे या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इस देश का क्या नाम तो कहेंगे कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो लिखा जाएगा भारत, भारत का नाम अंतरराष्ट्रीय भारत का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं इसको? कहते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मेरी बात को यकीन ना है तो आप क्या करें, किसी का पासपोर्ट उठा के देखिए, उस पासपोर्ट पे क्या लिखा होता है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है। और रिपब्लिक ऑफ इंडिया इंटरनेशनल उसका नाम है, कहीं पे जाने पर क्या होगा? रिपब्लिक ऑफ इंडिया ही लिखा रहेगा। राइट, ओके, ठीक है। आगे देखा जाए, आगे चलिए। चलिए, तो हमने ये सारी बातें आपको बता दी है कि ऋग्वेद के अनुसार भारत का नाम कबीले से पड़ा था भारत। और वायु, ठीक है, और वायु पुराण के अनुसार राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पे भारत का नाम पड़ा। और इसे इंडिया जो नाम है उसने यूनानियों ने दिया, ये पीछे हमने लिख भी दिया है। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या, भारत का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या। तो भारत का क्षेत्रफल क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं, इसका क्षेत्रफल है 32,47,000 क्या है 87,263 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में आएगा। क्या किलोमीटर में? वर्ग किलोमीटर में। अब ये बात आती है कि भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका विश्व में स्तर कितना, तो कहेंगे यह 2.4% इसका है। और देशों में इसका कितना नाम है, तो कहेंगे देश में यह 7वें स्थान पे। कहेंगे देश में कितने स्थान पे, तो कहेंगे यह 7वें स्थान पे भारत है। तो देश में जब 7वें स्थान पे है भारत, तो पहले पे कौन होगा, दूसरे पे कौन होगा, तीसरे पे कौन होगा, चौथे पे कौन होगा, पांचवें पे कौन होगा, और छठे पे कौन होगा, और सातवें पे कौन होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो पांचवें का, जो पहले की बात जैसे शुरू करती है, इसका नाम है रूस। क्या नाम है? इसे हम लोग रसिया के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं हम लोग? रसिया के नाम से जानते हैं। रूस का नाम क्या है? रसिया है। ठीक, इसकी राजधानी क्या है, तो कहेंगे इसकी राजधानी है मॉस्को। राजधानी की बात करेंगे, किसकी राजधानी? राजधानी पकड़ के आ जाइयो। तो रसिया की राजधानी क्या है? मॉस्को। ठीक है, मॉस्को इसकी राजधानी का नाम है। और प्रश्न यह बनता है कि अगर इसकी मुद्रा क्या है, तो कहेंगे मुद्रा का नाम यदि बात करेंगे तो क्या है? रूसी रूबल। रूसी रूबल यह है मुद्रा। मुद्रा क्या है? रूसी रूबल, ठीक है ना, रूसी रूबल है। ठीक है, तो इसके पहला देश का नाम है रसिया, जिसे कहते हैं रूस। और सेकेंड नंबर की जैसे ये बात है तो कनाडा। क्या है भाई साहब? कनाडा, इसे कहा जाता है कनाडा, यह है कनाडा। और तीसरे नंबर की जैसे ये बात आएगी उसे कहा जाता है यूएसए, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। और चौथे पे आपका भाई साहब मिलेंगे कौन? चीन। और जिसकी राजधानी क्या है? बीजिंग। जिसकी राजधानी क्या है? बीजिंग। आज चौथे नंबर पे आप देखेंगे तो ब्राजील मिलेगा। कौन सा मिलेगा? आप है ब्राजील। और ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया भी लिखेंगे। और छठवें नंबर पे देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? छठे नंबर पे कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया, और यह देश है। और सातवें नंबर पे क्या, तो कहेंगे इंडिया, अपना वाला इंडिया हो, ये 7वें नंबर पे है। तो भारत सबसे लार्जेस्ट देशों में 7वें नंबर पे आता है। और पहला सबसे बड़ा देश कौन, तो कहेंगे कि रसिया है। उसके बाद कनाडा है, रूस है, चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है। समझा कि नहीं? आ गया होगा। ये 7 देश है। आपको यहाँ से पूछेगा राजधानी, आपके पूछेगा यहाँ से मुद्रा, आपसे यहाँ से पूछेगा इसका संबंध, तो हम सभी के बारे में बताने वाले हैं। इसका क्या संबंध है, इसका क्या मतलब है। आइए देखिए, तो रूस की राजधानी क्या है, तो कहेंगे मॉस्को। इसकी मुद्रा का क्या है, तो कहेंगे रूसी रूबल। अब आता है कि कनाडा की राजधानी क्या है, तो कहेंगे ओटावा।
ओटावा, ओटावा। और कनाडा की रुपया क्या है, इसे कहते हैं मुद्रा की बात यदि हम लोग कैसे करते हैं तो लिखा जाएगा कनाडाई, कनाडाई, कनाडियन, ठीक है ना, कनाडियन, कनाडियन डॉलर भैया, कनाडियन डॉलर। और इसका तो आप लोग सभी जानते हैं वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन, वाशिंगटन ये है आपका डीसी। और मुद्रा की जैसे ही बात करेंगे तो मुद्रा क्या है, ये है आपका डॉलर। और चीन की राजधानी क्या तो कहेंगे बीजिंग, कौन सी राजधानी तो कहेंगे बीजिंग, इसकी भाई साहब राजधानी है, इसकी राजधानी क्या है बीजिंग है। और इसकी जब हम लोग मुद्रा की जैसी बात करेंगे, इसकी मुद्रा की बात करेंगे, इसकी मुद्रा का तो रैन रैन मिनवी है, इसकी मुद्रा है रैन, मुद्रा है रैन मिनवी, ठीक है, इसकी मुद्रा है रैन मिनवी। ब्राजील की राजधानी क्या तो कहेंगे ब्राजीलिया है, ब्राजीलिया, यह है आपको ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी कौन निमित्त तो कहेंगे ब्राजीलिया है, ब्राजील है। और इसकी मुद्रा की बात जैसे कर लिया जाए तो कहेंगे रियाल है। मुद्रा क्या है भाई साहब, तो मुद्रा क्या है रियाल है, इसकी मुद्रा क्या है तो कहेंगे रियाल है। अब बात आ जाती है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है तो कहेंगे कैनबरा, क्या नाम है कैनबरा, इसकी राजधानी है आपका कैनबरा। इसकी मुद्रा की यदि हम लोग बात करें तो इसकी है मुद्रा डॉलर। अब इंडिया की राजधानी तो कहेंगे कि न्यू दिल्ली, कौन है तो न्यू दिल्ली। और इसकी मुद्रा की बात करेंगे तो यह है आपकी मुद्रा, यह है आपकी रुपया, जिसे कहते हैं रुपया। ठीक, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए हमको, आगे बढ़ना चाहिए, आगे हमको बिल्कुल बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है ना, चला देखा है। तो अब ये बताता है कि विश्व की जो पॉपुलेशन के अंतर्गत जो भारत का है तो कहेंगे 17.5% इसकी पॉपुलेशन है। और 18% लोवेस्ट स्टॉक है। और भारत की 2011 जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार भाई साहब, जनगणना के अनुसार इसकी कितनी है तो कहेंगे कि 121 मिलियन जनसंख्या लगभग है, इतनी है, ठीक है ना, इसकी इतनी जनसंख्या है। ठीक है, आइए आगे कुछ देखें। भारत एक चतुर्थ कोणीय आकृति का वाला देश है, मतलब 4 कोणों वाला देश है भारत। देखिए कैसे, एक कोण, दुई कोण, 3 कोण, 4 कोण, 4 कोण, मतलब 4 कोणी वाला है, ठीक है ना। अब बात करेंगे कि ऊपर क्या तो कहेंगे उत्तर का इलाका, तो सबसे जो उत्तर का इलाका है, इस उत्तर के इलाका को जो सबसे लास्ट का बिंदु से कहते हैं इंदिरा काल के नाम से जानते हैं, इसे क्या कहते हैं इंदिरा काल के नाम से जानते हैं। आगे और बात को समझिए, ये बता रहा है 2933 भाई साहब किलोमीटर होगा। इसका मतलब है कि भारत दक्षिण पूरब से लेकर के पश्चिम तक इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई भारत की, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर और गुजरात तक की जो लंबाई है वह कितनी है तो कहेंगे 2933 किलोमीटर। दूसरी बात है, आप कहेंगे कि पहले किताब में आता था जम्मू कश्मीर का, लेकिन अब जम्मू कश्मीर नहीं रहा, क्या हो गया लद्दाख। तो लद्दाख में इंदिरा काल, तो इंदिरा काल से लेकर के और नीचे तमिलनाडु कन्याकुमारी तक इसकी जो दूरी है तो क्या है 3214 किलोमीटर। कितना है 3214 किलोमीटर इसकी दूरी है। तो आइए देखा जाए कि इसकी दूरी कितनी है, तो कन्याकुमारी तक हमने बताया। अभी एक बात है, अब किस अक्षांशों पे है तो कहा जाएगा जो उत्तर का आपका है, जो आपका इंदिरा काल है वह 37, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना 8, ठीक है ना, तो यह है आपका, ठीक है। और पूर्वी देशांतर कितना है तो यह, ठीक है, बुहार मोती करके जो गुजरात में होता, गुजरात में पड़ता है। और पूर्वी इलाका, और पूर्वी इलाका देखा जाए तो कवितु जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ये इसकी तो कै कोण हुआ कहेंगे 4 कोण, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, ठीक है ना। ये 4 कोण आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे। आइए इसकी मुख्य भूमि की तरफ देखा जाए, यह बात आपके लिए कम है,
ठीक है। अब इसकी मुख्य भूमि की यदि हम लोग बात करें तो आइए देखा जाए भारत की जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है मित्र? कहेंगे भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु? कहेंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत में मानसूनी वर्षा होती है। भारत में जलवायु कैसी है? तो कहेंगे मानसूनी जलवायु। यानी उष्णकटिबंधीय का मतलब है गर्मी वाला इलाका के साथ साथ वर्षा इलाका भी है हमारे पास है। ठीक है, ठंडी वाला भी है और बसंत ऋतु भी है। चलिए आगे देखा जाए, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। हाँ मित्र देखिए, ये आप देखेंगे गुजरात से लेकर के और इस प्रकार से जो रेखा गुजरेगी तो कौन है वो रेखा पे जितने भी देश आए, जितने भी राज्य आते हैं, इसका नाम है, क्या नाम है? उसी कहते हैं। भारत के 8 राज्यों से क्या है? कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के पूर्व से पश्चिम तक गुजरने वाली रेखा कौन है? कहेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या राखो थे? तो कहेंगे कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब बात आती है तो कौन कौन गुजरती है? तो कहेंगे कि गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह कुल मिलाकर के 8 राज्य हुए और 8 राज्य क्या करते हैं कि कर्क रेखा से गुजरते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि कुछ राजधानियां भी आप देखेंगे, इसे एक ट्रिक है गरबा। ठीक है, तो यह है आपका गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला। ठीक है ना। भारतीय राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, लेकिन वो भी जितना बताया गया आपके काम के आने वाली चीजें निकले। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि भारतीय राज्य एवं संघ शक्ति पर क्या है, संघ शासित प्रदेशों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए बताते हैं। तो भारत जितना बड़ा देश है, इस भारत में कुल 28 राज्य हुआ करते हैं, क्या है, और जिसमें से 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, बताना है। आइए देखा जाए। तो कह रहा है कि पहला जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो देखेंगे कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की जो बात हम लोग कर रहे थे, पहले जम्मू कश्मीर में सब एक ही था, लेकिन इसे क्या कर दिया गया था? 2 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, तो उत्तर में आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, दक्षिण में क्या नाम, उत्तर में देखेंगे तो लद्दाख और दक्षिण में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर अब दो केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। हालांकि 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। हालांकि 370 मोदी साहब ने 370 धारा को हटा करके इसे अपने भारत में पूर्ण रूप से ला दिया। गया है। आइए बात करें कुछ और। तो एक बात और है कि 27 नवंबर 2019 में भी एक और भी काम किया गया था। क्या? तो कहेंगे कि इन दो केंद्र शासित प्रदेशों का विलय दादर और नगर हवेली और दमन और दीव द्वारा होता है। ठीक है ना। आइए और देखा जाए तो सबसे बड़े राज्यों की बात करेंगे कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो पहला राज्य है राजस्थान, दूसरे नंबर पे आएगा मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे क्या आएगा? महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे क्या आएगा? तो कहेंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। यही प्रश्न पूछा था 2015 में लेखपाल में कि भारत का उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने स्थान पे? तो सभी लड़के 5 लिख के आए थे। इसका मतलब यह था कि उसी समय में 2014 में क्या था? बंटवारा हो गया था कि इसका आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जब बंटवारा हो गया तो छोटा हो गया और सबके पास पुराना मैप था, यही देख के गए तो गड़बड़ हो गया कुल। ठीक है ना। तो देखिए, लेकिन भारत लिखा है कि सबसे छोटे राज्य कौन कौन? तो कहेंगे सबसे छोटा राज्य भारत में गोवा है, उसके बाद सिक्किम है, फिर त्रिपुरा, फिर नागालैंड है। तो सबसे बड़े राज्यों की बात कर लिया जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। सबसे छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा है, सिक्किम है, त्रिपुरा है और नागालैंड है। आइए सबसे बड़े राज्यों की यदि हम लोग और बात क्या सबसे यूटी बोले तो बोलते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा जिला का नाम है। तो कहेंगे कि सबसे बड़ा जिला कौन? तो कहेंगे लद्दाख। और उसके बाद कौन? तो कहेंगे लक्षद्वीप। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा जिला लद्दाख, उसके बाद दूसरे नंबर पे कहेंगे तो कहेंगे लक्षद्वीप। ध्यान दीजिएगा,
उसके बाद इसकी जो पॉपुलेशन की बात कर लिया जाए, इसकी जनसंख्या की बात कर लिया जाए, तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला कोई केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम है दिल्ली। क्या नाम है भाई साहब? दिल्ली। ये है आपकी दिल्ली। दिल्ली लगी, दिल लग गया दिल्ली में, ठीक है ना। उसके बाद छोटा सबसे जो केंद्र शासित प्रदेश है कौन है? तो कहेंगे लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। कहाँ पे? लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आइए, तो अगला बात है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे भारत के सीमावर्ती देश, भारत के सीमावर्ती राज्य कौन कौन देशों से सीमा लगी हुई है, उस राज्य की कितनी बड़ी सीमाएं हैं, इनके बारे में। तो ये सबसे भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगता है? तो कहेंगे राजस्थान से। भाई साहब कहाँ से? देखिए अपना राजस्थान है, और इसे सबसे बड़ी सीमा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सबसे बड़ी सीमा है। इसके बाद दूसरे नंबर पे देखा जाए तो सबसे बड़ी दूसरी सीमा रेखा तो कहेंगे गुजरात है, और गुजरात के बाद अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश है। गुजरात के बाद कौन सा? कहेंगे आंध्र। कौन सा? यह तटीय बात करता है, सबसे बड़ी समुद्री सीमा, राइट। इसके बाद सबसे छोटी समुद्री सीमा की बात की जाए तो आपका गोवा। गोवा देखिए भाई साहब पूर्ण रूप से नगरीकृत है, गोवा पूर्ण रूप से नगरीकृत है, और इस गोवा एक ऐसा शहर जहाँ पे एक भी ग्रामीण बैंक नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे गांव हाईवे नहीं करे तो बैंक कहाँ पाए जाएंगे? कुछ नहीं बैंक पाए जाएंगे, क्या है, ठीक है ना। यह आपका गोवा। गोवा में अटकटी सब पहनते हैं यहाँ तक, सब देखिए जाता है। अरे चलिए उसके बाद आप देखेंगे सबसे छोटी समुद्री सीमा हो गया। उसके बाद लद्दाख, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन? तो कहेंगे लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद आपका अपना उत्तर प्रदेश आता है। देखिए तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 8 राज्यों की सीमा व सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश अकेले 8 राज्यों की सीमा बनाता है, 8 राज्यों से सीमा बनाता। तो कौन कौन राज्यों से सीमा बनाएगा? तो कहा जाएगा उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ठीक। और एक देश से सीमा बनाता है, एक देश से सीमा, जिसका नाम है नेपाल। नेपाल सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा है? तो कहेंगे सिक्किम। दिखा रहा है कि सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बोलेंगे सिक्किम। सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला वो कौन सा राज्य है भारत का? तो कहेंगे नागालैंड। कौन सा है भाई साहब? ये नागालैंड है। भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य यदि कोई है तो है आपका नागालैंड, ठीक है, नागालैंड। और सबसे सर्वाधिक समुद्री सीमा बनाने वाला कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो वो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान। देखिए नोट कर दीजिए, सब आपको काम आने वाला है। चलिए तो गुजरात और पश्चिमी बंगाल समुद्री तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। गुजरात, पश्चिमी बंगाल समुद्री। देखिए इधर सामने सामने की बात करता है, तुम मुझको देखो मैं तुझको देखूं, ये सामने की बात करता है। देखिए तो सामने इसके कौन है? कहेंगे कि गुजरात है। और यहाँ कौन है? तो कहेंगे हम लोग क्या बोलेंगे? तो कहेंगे ये है आपका पश्चिमी बंगाल। तो दोनों जो आमने सामने हैं, दोनों क्या करते हैं? समुद्री मार्ग, क्या है, समुद्री सीमा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय, क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो एक तरफ कौन सा अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं? तो कहेंगे कि एक तरफ पाकिस्तान से, इधर दूसरा बांग्लादेश से बनाते हैं। कौन? गुजरात और पश्चिमी बंगाल। ये सब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। और आप क्या करेंगे? बैठ के जवाब दीजिएगा, बढ़िया तरीके से जवाब दीजिएगा, बढ़िया तरह से। अब बात करते हैं भारत की सीमा तथा भारत के पड़ोसी देश। अरे सीमा का मतलब हैदर सीमा नहीं यार, सीमा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए तो भारत की सीमाएं तथा पड़ोसी देश। अब पड़ोसी देशों में आते हैं तो कहेंगे कि देखिए स्थलीय सीमा और 5 भू अवशिष्ट राज्य और जलीय सीमा। कहने का मतलब है कि स्थलीय सीमा का, स्थलीय का मतलब क्या होता है कि भारत का जो स्थल मार्ग है उसकी लंबाई कितनी है, और भारत का जो समुद्री क्षेत्र है उसकी लंबाई कितनी है। तो भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो 12,000
15,200 15,200 किलोमीटर है। और यदि जली की बात कर लिया जाए कुल मिलाकर के, कौन केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके, नहीं कि लक्षद्वीप और लद्दाख को, लक्षद्वीप और क्या है कि लक्षद्वीप और यहाँ क्या ना भाई साहब का मिला लिया जाए तो ये 7,000 कितना हो जाएगा, 7,516.6 किलोमीटर आएगा। कितना, इसीलिए बात करते हैं। तो भारत क्या करता है कि स्थलीय जो सीमा बनाता है वो 15,200 किलोमीटर बनाता है। लेकिन भारत के 16 राज्य, भारत के 16 राज्य आते हैं और 16 राज्यों में 7 देशों के साथ भारत सीमा साझा करता है। क्या देशों के साथ, तो 7 देशों के साथ भारत सीमा करता है। तो कहेंगे कौन कौन देश, तो गिनवा लीजिए मुझसे तुरंत। पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3 और नेपाल 4 और भूटान 5, अब बांग्लादेश 6, अब म्यांमार कहाँ जाएगा 7। ये सब क्या, तो 7 देश क्या करते हैं कि मुलाकात करते हैं, किससे, भारत के पड़ोसी राज्यों से मुलाकात करते हैं। चलिए बात समझ में आ रही है, आ रही होगी, काहे नहीं आएगी, आना चाहिए। आगे लिखिए। अब कहेंगे कि अवशिष्ट का मतलब क्या है। देखिए ऐसा है कि 5 राज्य ऐसे हैं भारत में जो किसी भी राज्य, किसी भी देश से मुलाकात नहीं करता, किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाता है, इसे कहते वो बचा हुआ है, अवशिष्ट है। इसे क्या कहेंगे, अवशिष्ट कहेंगे। तो कौन है, तो पहला है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा। समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा होगा। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां पे किसी भी देश से सीमा नहीं बनाते हैं, किसी भी देश से हैदर सीमा से काम नहीं, ये नहीं बोलेंगे। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि जलीय स्तर की बात करें। देखिए जलीय में 2 भाग कर देते हैं हम लोग। पहला भाग क्या करेंगे, वो स्थान जो द्वीपों को छोड़ दिया जाए, जो द्वीपों को छोड़ दिया जाए तो 6100 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, तो कहेंगे 6100 किलोमीटर सीमा बनाता है। तो कहेंगे गुजरात भी समुद्र के किनारे है, महाराष्ट्र भी है, कर्नाटक भी है, तो गोवा भी है, केरल भी है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। ये आपके 9 ऐसे भारत के राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, समुद्री जलीय सीमा बनाते हैं। और कुछ द्वीप भी हैं आपके। अगर द्वीपों को ले लिया जाए, अगर हम लोग द्वीपों को ले लेते हैं तो अंडमान और निकोबार द्वीप, ये बुला गए थे वो, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक, आइए हम लोग कुछ और अब देखें, पढ़ाई करें। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो जरा देखा जाए कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, क्या क्या है। तो देखिए भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा 2 तरह से काम करती है, एक तो स्थलीय सीमा है और एक समुद्री सीमा। तो कहेंगे स्थलीय सीमा कैसे सर, तो कहेंगे कि स्थल से, देखिए दोस्त, यह है आपका स्थल मार्ग है, ये है आपका स्थल मार्ग और ये सभी स्थल मार्ग है, यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद समुद्री में है, तो समुद्र से भी कुछ लगेंगे, तो किससे किससे लगेंगे, आइए देखा जाए। तो बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे, करना ही पड़ेगा। तो पहला देश आप देखेंगे कि बांग्लादेश है, जो भारत के साथ सीमा बनाता है कि नहीं बनाता है, ये स्थलीय है। और इसकी लंबाई कितनी, तो कहेंगे कि 4096 किलोमीटर। यह है आपका बांग्लादेश। कहाँ है, तो कहेंगे सबसे लंबा सीमा बनाने वाला कौन सा देश है, तो कहेंगे बांग्लादेश। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कौन है, तो कहेंगे चीन। तो चीन जो है 3488 किलोमीटर सीमा बनाता है। उसके बाद तीसरे स्थान पे हमारा बिछड़ा हुआ भाई कौन, अरे वही पाकिस्तान। तो पाकिस्तान 3323 किलोमीटर सीमा बनाता है और नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर बनाता है। और यहीं पे भूटान जो सबसे छोटा है 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान सबसे कम 106 किलोमीटर के साथ क्या है कि अपनी आत्मा को बुझा देता है कि मैं कभी आपको घेर पाया। कभी भारत भी क्या था, कभी अफगानिस्तान का इलाका था, लेकिन क्या करें, इस देश का टुकड़े टुकड़े हो गए। पाकिस्तान अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, ठीक है ना, और बांग्लादेश अलग हो गया, और ये सब क्या हो गए, छोटा देश हमारा बन के रह गया। वो जमाना था
चंद्रगुप्त मौर्य का, जब जहां पर उसकी सीमा लगती थी, कहां से, मध्य एशिया से सीमा लगती थी, और आज कहां पे लगती है। क्या करेंगे, दुख है इस बात का। आगे बढ़ा जाए तो यह हुआ आपका स्थलीय सीमा। और इधर देखेंगे, ठीक है, समीप जलीय सीमा। तो बनाने तक कौन कौन कहेंगे, अरे यार ये कौन है, तो कहेंगे श्रीलंका। ये कहेंगे कौन, तो कहेंगे यहीं पे आप देखेंगे तो कहेंगे मालदीव। एक है इंडोनेशिया, और यहाँ पे एक है बांग्लादेश, और एक है पाकिस्तान। कहेंगे फिर पाकिस्तान का लिख दिया। हमने इसलिए लिख दिया कि जरा सोचिए, जरा देखिए कि यहाँ पर पाकिस्तान का इलाका है और यहाँ पर भी क्या करता है, जल में मिल रहा है, इसलिए पाकिस्तान का नाम लिखना जरूरी समझा हमने। क्या समझा, जरूरी समझा। देख लीजिए, आप ही देख लीजिए, आंख तो है आपके पास ना। हाँ, इसके बाद ये तो दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद आप कहेंगे तब इसको कहाँ लिख दिए, बांग्लादेश को। अरे यार यहाँ पर भी तो बांग्लादेश है। कहेंगे ओ ये बात है। तो इंडोनेशिया कहाँ पे, तो कहेंगे अरे यार यहाँ पे इंडोनेशिया है, तो ये इंडोनेशिया भी है। और म्यांमार तो आप जानबे करते हैं। तो समीपी जलीय वाले हैं, समीपी जलीय वाले देशों के नाम थे। आगे देखेंगे भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये पीछे से जा रहा है कहो। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन कौन देखिएगा, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान और श्रीलंका। चलिए आगे देखा जाए तो देख रहे हैं कि बांग्लादेश 4096 किलोमीटर और 5 राज्यों के साथ क्या करता है, अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन कहेंगे, पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा बांग्लादेश के मध्य जीरो रेखा पर मुलाकात होती है। चीन 4 राज्यों के साथ भारत के साथ साझा करता है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है लद्दाख। याद करिएगा। तो कौन, चाइना। चाइना आपका 4 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि कुल मिला करके अगर दोनों को मिला तो 5 हो जाएगा। दोनों को 5 हो जाएगा। अब कौन से, एक केंद्र शासित प्रदेश है और 4 राज्य हैं। तो राज्यों का नाम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। एक इसके चीन के बॉर्डर को क्या कहते हैं, तो कहेंगे मैकमोहन। क्या नाम है, मैकमोहन रेखा। और इसी मैकमोहन रेखा को क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे एलएसी के नाम से जानते हैं। एलएसी के बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। एलएसी के बारे में हम आपको बताएंगे। और पाकिस्तान 3 राज्यों से मुलाकात करता है। किस किस कहेंगे, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। इसको क्या कहते हैं, कहेंगे रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। क्या नाम है, रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों से मुलाकात करता है। कौन, पाकिस्तान। तो कौन कौन देश है भाई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और इसे क्या कहते हैं, एलओसी कहते हैं। उसे एलएसी, इसे क्या कहते हैं, एलओसी। एलओसी का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, वह कंट्रोल जिसमें क्या कर सकता है, भारत नहीं जा सकता। ठीक, एक रेखा बनाई गई है ना, आप जा सकते हैं ना वो जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखेंगे नेपाल। तो नेपाल भारत के 5 राज्यों से क्या करता है, सीमा बनाता है। पहला है उत्तराखंड, उसके बाद अपना यूपी और बिहार, फिर पश्चिमी बंगाल तथा सिक्किम, ठीक है ना, तथा सिक्किम राज्य से क्या करता है। लेकिन यह ऐसा देश है जिसके साथ कोई रेखाएं नहीं है। और म्यांमार, म्यांमार 5 राज्यों के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। और इसकी सीमा प्राकृतिक सीमा क्यों कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए इसे प्राकृतिक सीमा कहा जाता है, प्राकृतिक सीमा कहा जाता है। अगला देखिए, भूटान 4 राज्यों के साथ भारत के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। इसके बाद लास्ट आया आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक केंद्र शासित प्रदेश से क्या करता है, अपना सीमा साझा करता है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में भारत की असली अंतरराष्ट्रीय सीमा, भारत बांग्लादेश सीमा, अगले वीडियो में, कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ओके।